नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बस्तर में बोले राहुल गांधी, आपके सामने चुनाव और दो विचारधारा की लड़ाई। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का भाजपा परिवार कहा 10 सालों में गरीब किसान, नौजवान और देश की महिलाओं ने झेला नुकसान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव में 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी भाजपा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी को हो सकता है सबसे बड़ा नुकसान, समाज के लोगों ने समर्थन देने से किया इनकार। 2024 के लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले बड़ा झटका। खबर में आगे ये भी बताएंगे कि बंद करो ईडी का प्रयोग, जनता में बढ़ रही है चिढ़, एकनाथ शिंदे गुट के सांसद की बीजेपी को सलाह। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव तय है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बस्तर में बोले राहुल गांधी, आपके सामने चुनाव और दो विचारधारा की है लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है और इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बस्तर पहुंचे। जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आपके सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों का हक जल, जंगल और जमीन है। भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहती है और उनको उनके अधिकारों से दूर रखती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को उनका हक दिया है, उनका हक आरएसएस के लोगों ने छीना है। जंगल को खत्म करने की कोशिश भाजपा कर रही है, जब जंगल ही नहीं रहेगा तो आदिवासी कहां जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी समुद्र के नीचे जाकर पूजा करते हैं और भाषण देते हैं। कोविड के समय लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, मोबाइल जलाकर, थाली बजवाकर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनवाया गया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 30 लाख वैकेंसी लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। जिन बेरोजगार युवाओं के पास डिग्री है उनको एंटरप्रेन्योरशिप का अधिकार दिया जाएगा और हमारी सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ होगा और सरकारी दफ्तरों में ठेकेदारी प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा पर वार, प्रियंका गांधी का कहा 10 सालों में गरीब, किसान, नौजवान और देश की महिलाओं ने झेला नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को उत्तराखंड में अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी रुड़की पहुंची और यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ईसम सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंच पर आकर गंगा जी को प्रणाम किया और हर हर गंगे का जय घोष किया। कहा कि काम का समय होता है तो हिसाब लेने का भी समय होता है, हम सभी को समझना चाहिए। देश को बनाने वाले आप लोग, जिसे आप चुनने वाले हैं, उसे सोच समझ कर चुनिएगा। मैं भाजपा नेताओं के भाषण भी सुनती हूँ, राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण सुनती हूँ, आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें ज़्यादा होती है। ये चुनाव आपका भविष्य तय करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने मुद्दों को सर्वोपरि रखें। आपके क्या मुद्दे हैं, आपकी क्या मुश्किलें हैं, आपका क्या संघर्ष है, उनका क्या समाधान है, कौन आपका मुद्दों पर बात कर रही है और ठीक समझकर वोट करिएगा। उन्होंने जनता से पूछा कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बेरोजगारी या महंगाई का। लोगों ने कहा कि बेरोजगारी का। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में सबसे ज़्यादा महंगाई की मार है। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, मोदी जी सेना की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं और पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। आईआईटी के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी बड़े बड़े कारखाने से रोजगार आते थे और छोटे मीडियम दुकानदारों और व्यापारियों से रोजगार आते थे, लेकिन अभी रोजगार नहीं मिल रहा है और देश में महंगाई भी बढ़ी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव में 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 200 सीट पर भी जीत नहीं दर्ज कर सकेगी। उन्होंने इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जा रही गारंटी को झूठा करार दिया। उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को नष्ट कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि भाजपा 200 सीट भी नहीं जीतेगी। उन्होंने उत्तर बंगाल के लिए भी बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री के
गारंटी के झांसे में नहीं आने की अपील की और आपको बता दें उन्होंने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि चुनावी जुमला है। भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने आगामी चुनाव में 400 से ज़्यादा लोकसभा सीट पर जीत करने का लक्ष्य तय किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आपने यानी कि भाजपा ने देश के संविधान को नष्ट कर दिया जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने तैयार किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 में भाजपा को हो सकता है सबसे बड़ा नुकसान और इस समाज के लोगों ने समर्थन देने से किया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और इसी बीच गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय बीजेपी से दूर होने के संकेत दे रहा है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से राजपूत समुदाय को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। राजपूत समुदाय लंबे समय से अपने पूर्वजों जैसे कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट महेर भोज के पूर्वजों के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का विरोध करता रहा है। इस पर गुर्जर समुदाय अपना दावा कर रहा है। गुर्जर द्वारा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान उनके पूर्वज थे और राजपूत नेताओं का आरोप है कि ये सब राज्य सरकार और आरएसएस की नाक के नीचे हो रहा है। हाल ही में गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की क्षेत्रीय के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया था और उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजकोट से उनकी उम्मीदवारी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भगवा साड़ी पहने राजपूत महिलाएं कर रही हैं और एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला पुलिस को महिला प्रदर्शनकारियों से भिड़ते देखा जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंद करो ईडी का प्रयोग, जनता में बढ़ रही है चिढ़, एकनाथ शिंदे गुट के सांसद की बीजेपी को सलाह। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने बीजेपी को सलाह दी है कि विपक्ष के खिलाफ ईडी का प्रयोग अब बहुत हो गया है, इसे बंद किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ जनता में चिढ़ बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपने पुत्र और शिवसेना गुट के उत्तर पश्चिम मुंबई से उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की भी निंदा की है। गजानन उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के मौजूदा सांसद हैं और शिवसेना में विभाजन के बाद वो एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए, लेकिन उनके पुत्र अमोल कीर्तिकर उद्धव गुट में ही बने रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को उत्तर पश्चिम मुंबई से महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार बना दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा नीति, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए बजट का कम उपयोग किया, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र पर पूर्वोत्तर के लिए बजट का कम उपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि वो इकलौती राजनीतिक पार्टी है जो इस क्षेत्र के राज्य के साथ न्याय कर सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार की डींग हाँकना और राज करो नीति की पोल खुलती जा रही है। मोदी सरकार का पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर के लिए बड़े बजट आवंटित करने और फिर बजट का कम उपयोग करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने केवल 2 बार पूर्वोत्तर के लिए पूर्ण बजट का इस्तेमाल किया है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने करीब 90% बजट का इस्तेमाल किया है, तो वहीं मोदी सरकार का नियमित इस्तेमाल घटकर महज 60% रह गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में 2775 करोड़ रुपए का बजट था। हालांकि जून 2023 में लेखा महानियंत्रक की एक रिपोर्ट से पता चला है कि मंत्रालय ने उसके आवंटित बजट का महज 989 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शराब वाले केस में गिरफ्तारी सही या गलत, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 को होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और शराब नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में आम चुनाव से पहले ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अभूतपूर्व हमला बताया है। केजरीवाल ने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ मामले को अवैध घोषित करते हुए उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया है। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है और वो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार 10 अप्रैल को कहा था कि वो केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई करने के अनुरोध पर विचार करेंगे। चीफ जस्टिस ने केजरीवाल के वकील को ईमेल भेजने को कहा था और वहीं पर फासा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल ने कहा है कि आम चुनाव की घोषणा के बाद 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है और याचिका में कहा गया कि इस अदालत के हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला है जो संविधान के बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण घटक हैं। याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी
गिरफ्तारी केवल उन सह आरोपियों के विरोधाभासी और अत्यधिक देर से दिए गए बयानों के आधार पर की गई है जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। याचिका में कहा गया है कि इसके अलावा ऐसे बयान और सामग्री पिछले 9 महीने से ईडी के पास थे, फिर भी आम चुनाव 2024 के बीच में अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई और याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए तुरंत रिहा किए जाने का अनुरोध भी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के प्यार ने भव विभोर कर दिया, इंडिया गठबंधन सुखद जीत हासिल करेगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बयान। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम अध्यक्ष MK स्टालिन ने शनिवार को कहा कि इंडिया गठबंधन 4 जून को सुखद जीत हासिल करेगा। दोस्तों, स्टालिन शुक्रवार को राज्य के दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मैसूर पाक प्राप्त करने पर अभिभूत थे। स्टालिन ने कहा कि उनके भाई के प्यारे भाव ने उन्हें भव विभोर कर दिया है। दोनों नेताओं ने कोयम्बटूर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी कोयम्बटूर में उनके लिए मैसूर पाक खरीदने के लिए सड़क के डिवाइडर को फांदकर मिठाई की एक दुकान की ओर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि मेरे भाई राहुल गांधी के इस प्यारे भाव से भाव विभोर हो गया हूं मैं और 4 जून को इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में राहुल गांधी को सड़क के डिवाइडर को फांदते, सड़क पार करते और मिठाई की एक दुकान में तेजी से जाते देखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्यों बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची से हटाया गया एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम, बेहद बड़ी वजह सामने। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए ऐलान के बाद सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक पत्र के बाद बीजेपी ने राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को अपने स्टार प्रचारकों के रूप में हटा दिया है। पत्र में कहा गया है कि स्टार प्रचारक केवल उनकी पार्टी से हो सकते हैं और अन्य पार्टी के नेता को इस तरह की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। सभी जिला कलेक्टरों और जिला चुनाव अधिकारियों को हाल ही में पत्र लिखा गया था और इस पत्र में राज्य CEO ने स्टार प्रचारकों के लिए एक ही पार्टी में होने की बात कही थी। दोस्तों, इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का हवाला दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राठौड़ का दावा, मोदी सरकार की विदाई तय, अब हाथ बदलेगा हालात, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है जनता। जहां दोस्तों, पूर्व RTDC अध्यक्ष राठौड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के रोड शो और प्रचार में ताकत झोंकी और जन समर्थन मांगा और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है देश की जनता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर का बनना मोदी सरकार का सबसे प्रशंसनीय काम, पर सर्वे के ये आंकड़े बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और आपको बता दें कि इसके बाद भाजपा ऐसा सोच रही है कि वो इस बार 400 सीटें पार कर देगी, लेकिन जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो इस बात के संकेत नहीं दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एक और ताज़ा सर्वे सामने आया है और यहाँ पर कराए गए सर्वे के अनुसार अगर आज यूपी में चुनाव हुए तो NDA को 52%, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 40% और बसपा को 6% वोट मिल सकते हैं और वहीं अन्य के खाते में 2% वोट जाना संभव है। तो दोस्तों, ये क्लीन स्वीप के आंकड़े तो नहीं है, क्योंकि अगर 52% ही वोट हैं और अगर इसको सीट में कन्वर्ट करें तो 80 में से 41 सीट ही जीत पाएगी भाजपा, लेकिन देखना होगा कि ये सीट में कितना कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर राम मंदिर के बाद सिर्फ 52% पे रहना भाजपा की टेंशन बढ़ा सकता है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में सपा को मिला आम आदमी पार्टी का साथ, अखिलेश यादव संग बैठक के बाद संजय सिंह का बिना शर्त समर्थन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उसके प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। संजय सिंह ने कहा कि जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला गया तो सपा ने हमारा साथ दिया। इस लड़ाई में सपा और अखिलेश जी के हम लोग आभारी हैं। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है और ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है, तानाशाह के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का ही चुनाव है। इसी के साथ संजय सिंह ने कहा कि सपा के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जुटेंगे और सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी सपा के लिए काम करेंगे। संजय सिंह ने यह भी साफ किया कि इस समर्थन के पीछे कोई शर्त नहीं है,
कोई मांग नहीं है। भारत के संविधान को बचाने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे और अभी कांग्रेस के नेताओं से भी बैठकर बातचीत करेंगे और उनके लोगों को भी हम पूरा समर्थन देकर जिताने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव, उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा मेरी पार्टी आपकी डिग्री जैसी फर्जी नहीं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी की फर्जी शिवसेना वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी पार्टी आपकी डिग्री जैसी नहीं है। पालघर लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना की उम्मीदवार भारती कामदी के समर्थन में मुंबई के पास बोईसर में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने यह भी दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 300 का आंकड़ा पार कर बीजेपी को हराएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धरती पुत्रों के अधिकारों की लड़ाई के लिए शिवसेना प्रमुख द्वारा बनाई गई शिवसेना को फर्जी कहा जा रहा है। यह आपकी डिग्री नहीं है जिसे फर्जी कहा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में इस सप्ताह की शुरुआत में एक रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को फर्जी करार दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार से लोग नाखुश, चौंकाने वाले इस सर्वे के नतीजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोक नीति CSDS के सर्वे में हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर 2024 में दिल्ली की गद्दी पर अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने अब की बार 400 पार के ऐलान के साथ चुनावी समर में बड़ी चिंगारी लगा दी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, एक सर्वे सामने आया है जिसने कहीं ना कहीं भाजपा की नींद उड़ा दी है और वो दिखा रहा है कि चुनाव जिसको होने में अभी कुछ ही हफ्तों का समय बचा है और अभी शुरुआती समय है, पहला मतदान भी नहीं डाला गया है, लेकिन आपको बता दें जो शुरुआती माहौल बन रहा है उसमें भाजपा के वोट शेयर राज्य लगातार गिरते चले जा रहे हैं और अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो पहले चुनाव तक भाजपा बहुमत की स्थिति पार पाने में बहुत बड़ी मुसीबत झेल सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने नहीं दिया RTI का जवाब, CIC ने कहा यह कानून का घोर उल्लंघन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्वाचन आयोग से नाराजगी जताई है। सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं दिए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है और इस आवेदन में चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ट्रेल ऑडिट की विश्वसनीयता के सवाल पर प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया था। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने इसे कानून का घोर उल्लंघन करार देते हुए निर्वाचन आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है। जी हां दोस्तों, ईवीएम और वीवीपैट एवं मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर दिए गए प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल पूर्व IAS अधिकारी MG देव सहायम ने RTI कानून के तहत आवेदन देकर आयोग से प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था। प्रतिवेदन 2 मई 2022 को आयोग को भेजा गया था, जबकि यहां पर 22 नवंबर 2022 को RTI आवेदन के माध्यम से आयोग से जानने की कोशिश की गई थी कि किन किन व्यक्तियों और अधिकारियों को प्रतिवेदन अग्रसारित किया गया था और उन्होंने इस मसले पर हुई किसी भी बैठक का विस्तृत ब्यौरा और प्रासंगिक फाइल नोटिंग की जानकारी भी मांगी थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईवीएम के लेकर चुनाव आयोग ने ही RTI का जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद CIC ने इसे कानून का घोर उल्लंघन कहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चुनाव आयोग जिसके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी होंगे, जो IAS ऑफिसर रहे होंगे, जिन्होंने संविधान के नियमों का पालन करने की शपथ खाई होगी, वो संविधान के द्वारा बनाए गए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के इस कानून का जिस प्रकार से उन्होंने जवाब नहीं दिया और जिस प्रकार से CIC ने कहा कि ये कानून का घोर उल्लंघन है, ये बड़े सवाल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईवीएम को लेकर खड़े कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं देते, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर फिर लगाए आयोग पर गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बार चुनाव आयोग को लेकर भी शिकायत के लहजे में कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर आयोग के पास गए थे, लेकिन आयोग ने ना तो जवाब दिया और ना ही उन्हें मिलने का समय दिया। बता दें कि दिग्विजय सिंह ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह अपनी चुनावी अभियान के दौरान भी ईवीएम को लेकर लगातार मुखर रहे हैं
और उनका आरोप है कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। गुरुवार को उन्होंने राजगढ़ में समाचार एजेंसियों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव आयोग से शिकायत है। आयोग इस मुद्दे पर जवाब नहीं देता है और ना ही मिलने का समय दे रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने संसद में और बाहर सभी जगह पर ईवीएम का मुद्दा उठाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी पर जमकर बरसे सचिन पायलट, कहा सरकार सिर्फ जनता को भटकाने का काम कर रही है। जी हां दोस्तों, मिशन 25 को साधने के लिए जहां भाजपा ने प्रचार प्रसार पर सारी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस की सियासी बयानबाजी जनता का ध्यान खींच रही है। और इसी सियासी सिलसिले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहते हैं कि हमें राज्य और देश से जो फीडबैक मिल रहा है उससे पता चलता है कि बदलाव हर जगह है और मतदाताओं ने परिवर्तन का मन बना लिया है और हर कोई पिछले 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।